हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम अब होने वाला है। फर्क नहीं पड़ता वो बीकॉम प्रोग्राम के हैं बीकॉम ऑनर्स के, क्योंकि दोनों में ही ये टॉपिक यानी कि ये सब्जेक्ट कॉमन है बिजनेस मैथमेटिक्स, और ये टॉपिक भी है ठीक है सिंपल डिफरेंशिएशन के ऊपर काफी वीडियोस बन चुकी है। उम्मीद नहीं थी इतनी वीडियोस बनेंगी, लेकिन भाई टॉपिक इतने सारे हैं और सारे टॉपिक ही कवर करने थे, इसलिए वीडियोस कुछ ज्यादा बन गई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख लोगे। सारे वीडियो 15-15 20-20 मिनट की है। आई बात समझ में? तो भाई ध्यान से टॉपिक वाइज कंप्लीट करना। क्वेश्चंस तो बेशक आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको आते हैं तो, पर कंसेप्ट की वीडियो जरूर देखना। आई बात समझ में? चलो फिर शुरू करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है, कंसेप्ट भी और क्वेश्चन भी। आई बात समझ में? इसके बाद मात्र एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद हम सिंपल डिफरेंशिएशन को खत्म कर देंगे और फिर शुरू करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव। आई बात समझ में? चलो देखते हैं क्या है इस कंसेप्ट में। उसने लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब बात ये भी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, पहले इसके लिए हम एक बात पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज दैट ऑर्डर साइज वेयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंटरी इज मिनिमाइज्ड। आपने देखा होगा जब हम कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसकी इन्वेंटरी मतलब उनके स्टॉक्स यानी कि वो चीज ये यानी कि वो माल जो भी हमने बेचने के लिए रखा हुआ है उसको रखने के लिए हमें कोई एक जगह चाहिए होती है, ठीक है, या फिर उसके लिए कुछ कॉस्ट आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज। कि भाई उस कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए, ठीक है, जो कॉस्ट हमें वो भी इन्वेंटरी रखने के लिए, ठीक है, हमारे ऊपर आता है, तो उस कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो भाई एक सिंपल सी बात है, बिजनेस का तो एक ही रूल है, ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइज कर दो प्रॉफिट अपना भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं उस कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो अब हमें यही पढ़ना है। इन्वेंट्री को लेके मात्र 3 कॉस्ट आते हैं। सबसे पहले तो आता है इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कॉस्ट। सबसे बड़ा कॉस्ट मैं आपको एक बात एग्जांपल समझा देता हूं। मान लो क्या कि मेरी साइकिल बनाने की फैक्ट्री है। क्या है? साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो कुछ चीजें ही होंगी मुझे, या फिर मैं साइकिल बेचता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ कुछ नहीं है एक होलसेलर में साइकिल को बेचता हूं, तो मुझे कुछ चीज चाहिए। कौन सी कॉस्ट आएंगी? एक तो पहली कॉस्ट आएगी साइकिल खरीदने की कॉस्ट, है ना, जो होगी सबसे बड़ी कॉस्ट, साइकिल को खरीदने की कॉस्ट। चलो खरीद लिया। अब खरीदने के बाद मुझे एक गोडाउन भी चाहिए होगा, क्यों? ताकि मैं उसे स्टोर करके रख सकूं। तो फिर आएगा उस गोडाउन का रेंट। तीसरा कॉस्ट क्या कि जब मैं उस साइकिल को लेके आ रहूंगा, अब हाथों में थोड़ा लेके आऊंगा भाई, हाथों में थोड़ा लेके आऊंगा। जब इतनी सारी साइकिल होंगी 100 200 500 1000, ठीक है, उन हाथों में थोड़ा लेके आऊंगा एक एक करके। तो मैंने कोई ट्रैक्टर हायर किया होगा, कोई व्हीकल हायर किया होगा जिसके ऊपर वो लद के मेरे गोडाउन तक आया, ठीक है। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये सारे कुछ कॉस्ट हैं जो इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर। तो चलो बारी बारी इन सारे कॉस्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या खर्चे आते हैं ऐसे जो हम इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए करते हैं। तो चलो समझते हैं, ठीक है। चलो पहले समझने से पहले कुछ और कॉस्ट की और बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अब मैंने गोडाउन में साइकिल रखवा ली, कल को अब वो लाखों करोड़ों का सामान रखा हुआ है मेरे गोडाउन में, समझो लाखों करोड़ की साइकिल मेरे गोडाउन में रखी हुई है। सारी साइकिल एक एक बड़ी बड़ी कंपनी की है, BMW मर्सिडीज, है ना, ठीक है। तो वो चीजें रखी हुई हैं मान लो मेरे गोडाउन में। और हुआ क्या, ठीक है, जब गोडाउन में वो सामान रखा हुआ है, ठीक है, गोडाउन में आग लग गई, मैं तो भाई हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। गोडाउन में आग लग गई तो फिर आता है एक और खर्चा, पता है कौन सा? इंश्योरेंस का, कि भाई मैं उसको इंश्योर्ड भी करवाऊंगा, ठीक है, उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? अगर आग भी लग जाए तेरा भाई सेफ है, क्या दिक्कत है, ठीक है, आग ही तो लगी है, इंश्योरेंस कंपनी ले बैठे हैं, पैसा दे के जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपोर्टेंट कॉस्ट आते हैं। तो चलो अब बारी बारी एक एक करके इन सारे कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वेंट्री के ऊपर कौन कौन से कॉस्ट आते हैं, और ये सारी बात अपने जनरल लाइफ में देखी होंगी, ठीक है। चलो देखते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या आता है। सबसे पहला इट मींस इन्वेंट्री कॉस्ट है। सबसे पहला इन्वेंट्री कॉस्ट इट मींस कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री। ये वो कॉस्ट आता है जो इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को देखो साइकिल की नजरों से, ये वो कॉस्ट है जो साइकिल खरीदने पे आता है। बहुत बढ़िया, पहला कॉस्ट आप समझ गए। और ये कैसे निकालोगे? आसान सा तो है। कोई बोलेगा भैया एक साइकिल के प्राइस की मल्टीप्लाई सारे साइकिलों से कर दोगे जितनी साइकिल आप लेके आए हो, आ गया इन्वेंट्री कॉस्ट। आसान सा किस्सा खत्म। दूसरा देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट।
अब बात ये, अच्छा ऑर्डर करने का भी कॉस्ट होता है? बिल्कुल मेरे भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट में वो कॉस्ट आता है, ऑर्डर करने का कॉस्ट नहीं आता। आपने देखा होगा जब आप अमेजन से कुछ ना कुछ मंगवाते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन कंपनी से कुछ ना कुछ मंगवाते हो, तो शिपिंग चार्जेस नाम की चीज होती है। वो किसका होता है कि आपने सामान मंगवाया, फिर सामान आप तक पहुंच गया घर तक, तो मेरे भाई जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो भी तो इंक्लूड होगा। तो वो किस में आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ध्यान रखना, ऐसे केस में हम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को हायर करते हैं, ठीक है, जो सामान को डिलीवर या फिर शिपिंग कंपनी को हायर करते हैं, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर देता है, फिर हमें उसे पैसा देना पड़ता है। दूसरा कॉस्ट बताया था मैंने कि साइकिल लाने के लिए ट्रैक्टर हायर करूंगा। तीसरा कॉस्ट, ठीक है, और ये कैसे निकालोगे? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है, ये ध्यान समझना है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। भाई आपने जितनी बार साइकिल ऑर्डर की है, मान लो कि मैं बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में एक ही साइकिल की दुकान है, वो मेरी है, ठीक है, और मैं लाखों करोड़ों साइकिल मंगवाता हूं, तो भाई जितनी बार ऑर्डर करूंगा उतनी बार मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा आता है मात्र 500 रुपए, मात्र 500 रुपए। अगर मैंने एक बार ऑर्डर किया तो ट्रैक्टर वाला आएगा, बोलेगा बेटे 500 रुपए दे दे, ठीक है, मेरे 500 रुपए, मेरे 250 रुपए का पेट्रोल फूक गया है, 250 का मेरी टाइम वैल्यू, ठीक है, 500 रुपए पकड़ा दे मेरे हाथ में एक बार ऑर्डर करने की। तो जितनी बार मैं एक साल में ऑर्डर करूंगा उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आप होशियार बालक हो यार, समझ में तो आई क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ठीक है, कौन सा कॉस्ट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कितनी बार होगा वो भी समझा दिया। अब देखो फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है उसने, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ये तो काफी आसान था निकालना, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर एक्स और पर ऑर्डर कॉस्ट, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर एक्स मारे हैं और उसकी मल्टीप्लाई कर दो पर ऑर्डर कॉस्ट से, तो अब क्या आ जाएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। बात है, फिर यहाँ पे डिवाइड में क्यों लिखा है डी बाई एक्स? अरे भाई ये डी बाई एक्स का मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो पर ऑर्डर कॉस्ट से, पर ऑर्डर कॉस्ट से। इस डी का मतलब आपने कितनी इन्वेंट्री मंगवाई, एक्स से डिवाइड किया कितनी बार में मंगवाई है वो इन्वेंट्री, ठीक है, ताकि एक बार पता लग जाए कि आपने कितनी बार इन्वेंट्री मंगवाई है। जैसे मान लो आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक बार में 100 क्वांटिटी मंगवाते हो और आपने टोटल मिला के 1000 क्वांटिटी मंगवाई एक साल में, तो कितने मंगवाई होंगी मेरे भाई? 10 बार मंगवाई होंगी, तभी तो आएंगी 1000। अगर एक बार में 100 आती है तो 1000 मंगवानी है, 10 बार मंगवानी पड़ेगी, तो 10 बार की मल्टीप्लाई कर दो पर ऑर्डर कॉस्ट से। इंटेलिजेंट तो आप हो ही, समझ तो गई होगे कि जैसे ही पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा 10 बार में, तो 10 बार में कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा तुरंत पता लग जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज भी हो गई, ठीक है। आगे समझते हैं। अब तीसरा और सबसे तगड़ा खर्चा वो आता है होल्डिंग कॉस्ट में। ये तो फिर भी एक ही बार का होता है। होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है? अब मान लो भाई आपके पास कुछ स्टॉक्स, कुछ इन्वेंट्री, कुछ माल आपने सेव करके अपने गोडाउन में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें पैसा नहीं दोगे मेरे भाई, रेंट भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। रेंट दोगे, आपने रेंट पे कोई जगह ली होगी, वहां पे सारी साइकिल से रखोगे, सारी इन्वेंट्री को रखोगे, सारे माल को रखोगे, तो वहां पे भाई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा उसका। दूसरी बात, फिर वही बात, अगर बाई चांस उस कभी भूकंप आ गया, वो सामान टूट गए, कभी आग लग गई, ठीक है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस का खर्चा भी देना पड़ेगा, वो भी किसके अंदर आएगा? होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। आई बात समझ में? तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन रेंट। अब मान लो कोई चोरी हो जाए, थेफ्ट का केस बन जाए, तो आपको एक चौकीदार भी रखना पड़ेगा। अब वो चौकीदार रखोगे, उस गोडाउन के सामने उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये हो गया। तो इंश्योरेंस चार्जेस, गोडाउन कीपर सैलरी, ये सब किस में आता है? हमारा होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। तो उम्मीद है आपको होल्डिंग कॉस्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? x/2 यानी कि एवरेज इन्वेंट्री, जितना हमने एवरेज इन्वेंट्री जितनी बार करके मंगवाया है, और मल्टीप्लाई में होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे x/2 क्यों आया? क्योंकि x/2 का मतलब यहाँ पे है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हम ओपनिंग को मान के चल रहे हैं 0, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, बाय में 2, x/2 हमारे पास क्या आ गया? होल्डिंग कॉस्ट। और मल्टीप्लाई में मतलब ये आ गया एवरेज इन्वेंट्री, और मल्टीप्लाई कर दो होल्डिंग कॉस्ट, तो आपका होल्डिंग कॉस्ट आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। और टोटल कॉस्ट क्या बनेगा? तीनों कॉस्ट को जोड़ दो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट, और जब तीनों कॉस्ट जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इसी के ऊपर सवाल की बात। उम्मीद है आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाना कहीं नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको भी ढेर करेंगे, फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। आई बात समझ में? और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टूथ से टॉपिक की अगली वीडियो में, और जो आखिरी वीडियो होगी इस चैप्टर की। आई बात समझ में? तो चलो भाई, जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर एक सवाल। अब सवाल क्या है, पढ़ना शुरू करते हैं। एक कंपनी है, रिक्वायर्ड 1200 यूनिट्स, उसे 1200 यूनिट्स की इन्वेंट्री चाहिए इन अ ईयर, एक साल के अंदर, मतलब उसे 1200 यूनिट्स की
रिक्वायरमेंट होती है 1 साल के अंदर, इन अ ईयर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज ₹10, और जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है कितनी चाहिए, ₹10 पर यूनिट, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज ₹300 इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 300 रुपये है, साइज मैटर नहीं करता, एक बार ऑर्डर करने का 300 रुपये लगेगा ही लगेगा, ऐसा इस पार्ट में लिखा हुआ है। एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ द साइज, जो होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ द एवरेज वैल्यू के इन्वेंट्री की इन द बिजनेस। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ से इतनी बात तो समझ गया, अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें निकालना है उसमें 3 चीज़ चाहिए होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट, तीसरा होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। 3 चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा हमारा। इसका क्या लिखा है उसने, व्हेन ऑर्डर आर प्लेस्ड इन x यूनिट्स, ऑर्डर साइज जो है वो x यूनिट्स का है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x विच मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट, जो ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। अब ध्यान से एक बात समझना, पहले तो मैं निकाल रहा हूँ एक ही स्टेप में। पहली चीज़ यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए हम समझते हैं। अब इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने जो सामान ऑर्डर किया है, ठीक है, उसमें कितना पैसा लगा है। एक सिंपल सी बात, मैंने 1200 यूनिट्स मंगवाई हैं, ठीक है, और एक यूनिट का प्राइस मान लो 10 रुपये है, तो कितने का खर्चा आएगा आपके ऊपर। अगर 1200 यूनिट्स हैं और 10 रुपये खर्चा एक यूनिट पे आ रहा है, तो कितना खर्चा आ गया, 12,000 रुपये का। यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट रुपीज़ में आ चुकी है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। ये आ गया हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट। दूसरी चीज़ की बात करूं तो अब हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करूं तो उसने बोला है कि 300 रुपये पर ऑर्डर चाहिए होंगे हमें। तो एक सिंपल सी बात है, कितनी बार ऑर्डर किया होगा। अब उसने पता क्या बोला है, ऑर्डर आर प्लेस्ड इन x यूनिट्स, मतलब एक बार ऑर्डर में x यूनिट्स मंगवाई गई है। तो सिंपल सी बात है, 1200 यूनिट मंगवानी है, x यूनिट से डिवाइड कर देता हूँ, देखिए आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हमारे होंगे। एक सिंपल सी बात है यार, मान लो मेरे को 1200 चीज़ मंगवानी है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, 1200 चीज़ मंगवानी है, तो और 10 एक ऑर्डर में मैंने 10 यूनिट प्लेस किए हैं, 10 यूनिट मंगवा रहा हूँ मैं एक ऑर्डर में सिर्फ, तो 1210 से डिवाइड कर दूंगा तो 120 ऑर्डर मुझे मारने होंगे। यानी कि मुझे 120 बार ऑर्डर करना होगा, तब जाके 1200 क्वांटिटी मेरे गोडाउन जो भी है मेरी शॉप वहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो 1200 डिवाइड बाई x, क्योंकि x आइटम्स थे जो एक बार ऑर्डर में प्लेस किए जा रहे थे, और इनटू में एक अभी आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और कितना खर्चा कितना आया एक ऑर्डर में 300 रुपये का। देखो ये रहा, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया टोटल वो खर्चा जो ऑर्डर करने पे हमारे ऊपर आ रहा है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोल सकते हो, शिपिंग कॉस्ट बोल सकते हो। और तीसरा खर्चा क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट को समझते हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट अब ध्यान समझना। अब उसने बोला गया होल्डिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब एवरेज तो कैसे आएगा, x/2, क्योंकि मैंने आपको समझाया था पिछले पार्ट में कंसेप्ट, अभी पिछला हुआ था उसमें कंसेप्ट में कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2 हमारा क्या होता है होल्डिंग कॉस्ट। ओपनिंग को हमने 0 मान लिया, x/2 हो गया हमारे पास क्या, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ये तो याद रखनी है। अब जो ये तो होगी क्वांटिटीज। अब एक जो इन्वेंट्री थी वो 10 रुपए की थी एक यूनिट, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला है 20% तो है, पर किसका, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज वैल्यू, एवरेज की बात नहीं कर रहा, एवरेज क्वांटिटी की नहीं, एवरेज वैल्यू की। तो ये आई एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 10, ये होगी एवरेज वैल्यू। अब इसका मैं करूँगा 20%, यानी कि 20/100, क्योंकि परसेंट हटेगी, और जब परसेंट हटेगी बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, डिवाइड में 100 आएगा। जो कट रहा है काट लो, 0 0 गया, इस 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, सिर्फ x। मतलब होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ x रुपीज़ की आई है। आई बात समझ में, मतलब जिस लॉट साइज में ऑर्डर होगा वही हमारा क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है इस कंसेप्ट में। तो यहां तक हमने 3 काम तो कर लिए, क्या क्या, इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लिया, होल्डिंग कॉस्ट निकाल लिया और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लिया। अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट का फंक्शन, और हम जानते हैं टोटल कॉस्ट बराबर होता है, ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट, हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ा है, इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट मिला के हमारे पास क्या आएंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आया, 12,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रहा 1200 डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई में 300, ये आ गया, और प्लस में हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है वो है x रुपीज़ का, ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। इस फंक्शन को मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ तो फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, 12,000 ये इनसे गुणा कर लो, तो सब जानते हैं 12 × 36, और ये 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ 4 0 हो जाएगी,
तो 1 2 3 4 4 जीरो आ गई, डिवाइड बाई एक्स, बहुत बढ़िया, और एक्स यूं का यूं। अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12,000 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। 3,60,000 यूं का यूं, मल्टीप्लाई में था 1/x का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का ये मल्टीप्लाई में था, रहने दो, 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि अगर हमें इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूफ करना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। ऐसा कौन कहता है, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। और भाई हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई है मैक्सिमा मिनिमा के बाद, अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा समझ नहीं आया तो भाई आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें इसमें करना क्या है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव, यानी कि आ गया डी टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये आ चुका है। अब जो भी डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या करते हैं, हम जीरो के बराबर रख देते हैं, ताकि क्या आ जाए, वहां से हम निकाल सके एक्स की वैल्यू। अब ये हमारे पास आंसर आया है 3 लाख माइनस में 3,60,000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये बराबर आ गया जीरो के। ये पूरा पार्ट वहां से क्या प्लस का हो जाएगा, तो पार्ट कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे रह गया 1, मतलब एक तरफ 1 और ये वहां से पॉजिटिव हो गया, यानी कि 3,60,000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अगर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आया 3,60,000। अब हम सब जानते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, स्क्वायर यहाँ क्या बन जाएगा, रूट। अब तो सिर्फ मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, स्क्वायर यहाँ क्या बन जाएगा, रूट 3 लाख। और ध्यान रखना इस बार प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि x क्या है, क्वांटिटी। अरे सिंपल सी बात है, क्वांटिटी कभी नेगेटिव होती नहीं, तो प्लस माइनस लाएंगे तो क्या ही उखाड़ लेगा, तो बस रहने दे, x आ गया, ठीक है। अब देखो 36 बाहर आ जाएगा, 6 बन के 6 आ गया, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ गई, 600 आ गई, यानी कि x आ गया 600। 600 क्वांटिटी का लॉट होगा, मतलब हम एक ऑर्डर में 600 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। आई बात समझ में। अब इसी x पे हमें क्या करना है, अपने कॉस्ट को, उसने बोला है व्हाट वैल्यू ऑफ x विच मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट। अब इसी x पे या तो कॉस्ट मिनिमाइज आएगा या मैक्सिमाइज आएगा। अब ये कौन बताएगा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो उसकी सहायता लेते हैं। अब हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएट, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे खत्म हो गया था, कहाँ पे, यहाँ पे। अब सेकंड की बात करूँ, ध्यान से देखना, देखो ये आया था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो माइनस का 3,60,000 कांस्टेंट है यूं का यूं, और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव कई बार आया है हमारे कंसेप्ट में, कई बार, एक बार नहीं। 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x क्यूब। और भाई जिनको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन 2 लगाए ना, लगा के दिखाता हूं मैं। देखो 1/x स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव करना है, तो क्वेश्चन 2 लगाओ यहाँ पे, नीचे वाले का आंख। और क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, अगर दो चीज डिवाइड में हो तो हम उसकी हेल्प लेंगे। और वो रूल होता कैसे है, लगता कैसे है, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, x की पावर 4 आ गया। अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे वाला x स्क्वायर यूं का यूं, माइनस में x स्क्वायर का 2x और ऊपर वाला 1 यूं का यूं, ठीक है। और जिन्होंने क्वेश्चन रूल नहीं आते भाई, डिफरेंशिएशन तो सीख लो पहले ढंग से, तभी तो क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पे आ गया -2x अपॉन में x की पावर 4। अब एक पावर से एक पावर कट गई, -2/x क्यूब रह गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रहा -2/x क्यूब, इस माइनस से माइनस खत्म, कितना आ गया ये 7,20,000 ये आ चुका है, अपॉन में कितना आ गया x क्यूब। अब एक सिंपल सी बात है, x क्यूब अगर आप 600 ले भी लोगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये क्या आया है, ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, d स्क्वायर TCX का dx स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन 0 है। और जब ये 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज मिनिमा। क्योंकि जब ये 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज मिनिमा, मतलब मिनिमाइज है, मिनिमा एट x बराबर 600। और अगर किसी को मिनिमम कॉस्ट निकालना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप x की वैल्यू कॉस्ट वाले फंक्शन में पुट कर देना, यानी कॉस्ट वाला फंक्शन ये बना था पूरा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देना इस वाले पार्ट में, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बस अगर एग्जाम में निकालना आ गया तो वो मैंने आपको पहले समझा रखी है, तो मिनिमा आया है सिर्फ, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पुट कर देना, फंक्शन ये रहा टोटल कॉस्ट का, आपका x का आंसर, सॉरी मिनिमम कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे खत्म हुई हमारी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके बाद हम सिर्फ एक कंसेप्ट और करेंगे जो हमारा इस टॉपिक का आखिरी कंसेप्ट होगा।
आई बात समझ में। मैंने कोई भी टॉपिक, एक सिंगल भी टॉपिक स्किप नहीं करवाया इस चैप्टर का, इसलिए वीडियो हो सकता थोड़ी ज़्यादा अमाउंटें बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पूरा सिलेबस पूरे टॉपिक के साथ करना है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन को डीपली कवर करने की कोशिश करी है। आई बात समझ में, क्योंकि अब सिर्फ लास्ट में एक चीज़ बाकी रह जाएगी, जब पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा मैं सिर्फ 10 ईयर के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।